गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और अभी तक में आए हुए हैं प्रोनीता उपाध्याय, आशीष, सौरभ, मैक्स भी, संजीव शर्मा एंड सोनिया छेत्री, श्यामल गोगोई और तृष्णा सैकिया भी प्रेजेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फर्टिलाइजेशन। हम लोग का चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स आज। और स्टूडेंट्स जो विवेकानंद विद्यालय से बिलोंग करने वाले हो, विवेकानंद विद्यालय के स्टूडेंट्स को शुरू से लेकर लास्ट तक रहना है, उसका अटेंडेंस होगा। जैसे कि अभी ओनली 4 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, सिर्फ शुरू में के गुड इवनिंग बोल के चला गया, ऐसे नहीं चलेगा। और जो दूसरा स्टूडेंट जो अदर्स देन विवेकानंद विद्यालय है, उसे भी पढ़ना है। और क्लास में तभी मज़ा आएगा जब पूरा रेगुलर क्लास में रहोगे। तो आज फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन होगा प्लस पार्चुरेशन। ये जो पीछे वीडियो देख रहे हो, ये सिजेरियन सेक्शन का है, मतलब जो डिलीवरी होता है ऑपरेशन के द्वारा, सीजरिंग के द्वारा, उसी का है। आगे चल के ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। और जिसमें पार्चुरेशन टॉपिक पढ़ेंगे आफ्टर प्रेगनेंसी, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब पार्चुरेशन होगा, तो उसमें ये सारे को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो ओवरऑल अभी जो हम लोग देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन को डिटेल में देखेंगे। तो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 7। अगर पहले का क्लास नहीं देखे हो तो पहले का भी क्लास देख लेना, तो ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे एग्जाम में सब कुछ आएगा। लेट अस सी अबाउट त्रिभुवन कुमार भारतीय। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। तो आज की बारी हम लोग का फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहने को तो सिंपल है, लेकिन है ये डिफिकल्ट, नाम से लग रहा है। इसमें क्या होता है कि इसके पहले का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेल गैमेट्स, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट्स जो पढ़े थे हम लोग ऊजेनेसिस। तो इस पे स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस का परिणाम जो हुआ, मेल गैमेट का फॉर्मेशन बोले तो स्पर्म, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एग या ओवम, उस दोनों का फ्यूजन होगा। बिकॉज दोनों में रहता है 23 पेयर्स, 23 क्रोमोजोम्स ओनली, 23 क्रोमोजोम इन मेल एंड 23 क्रोमोजोम इन फीमेल। 23 क्रोमोजोम है, नॉट 23 पेयर। ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम है, दोनों एन है। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होता है, बोले तो 46 क्रोमोजोम होता है, बट इन दिस केस यहाँ पर ओनली 23 क्रोमोजोम है, हैप्लॉइड सेट है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एग या ओवम और स्पर्म का, तो यहाँ पर 2n होगा, मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोजोम होने वाला है। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन? अगर तुम लोग का 12th का बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। नीट का एग्जाम होगा तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, पहले आया करता था, अब नहीं आता, और आएगा भी तो तुम लोग से गलती नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमेट्स ईच कंटेनिंग 23 क्रोमोजोम्स प्रोड्यूसिंग ए जाइगोट दैट कंटेन्स 46 क्रोमोजोम। इस चीज को लिख देना है, साथ में एक एग्जाम्पल दे देना है। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये तुम देख रहे हो कि फर्टिलाइजेशन का सीन। यहाँ पर रोल ऑफ गैमेट्स क्या होगा? रोल ऑफ गैमेट, द फंक्शनल रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो, पार्टिकुलरली अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का रोल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्या होता है? अगर हम लोग फीमेल, अगर यहाँ पर मेल गैमेट को देख रहे हो, साइज दिख रहा है, बस ये है, ठीक है। और अगर फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट का साइज ये है, बस इतना साइज, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना इसका लेंथ है, उससे बड़ा तो इसका डायमीटर है। मतलब टेल रीजन को भी अगर साथ में जोड़ देते हो तो जितना बड़ा होता है, उससे ज्यादा बड़ा इसका साइज है। तो बस यहाँ पर रोल क्या है? मेल जितना भी फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात कर लो, तो मेरे में जो ज्यादातर, फॉर एग्जाम्पल
मेरे माँ के तरफ से आया है, साइटोप्लाज्म मेरी माँ के तरफ से आया है, बिकॉज ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म से ओनली डीएनए जाता है, ओनली डीएनए, और फीमेल्स के तरफ से डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सारा चीज उसमें इन्वॉल्व होता है। बोले तो मेजर रोल फीमेल गैमेट का होता है, ओनली फ्यू रोल, मतलब सिर्फ डीएनए का जो कॉम्बिनेशन होता है, डेट डीएनए इज ओनली द रोल ऑफ द मेल एंड मैक्सिमम रोल इज ऑफ फीमेल गैमेट। डन, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल गैमेट में ही द स्पर्मेटोजोन सिंपली डिलीवर्स द पैटर्नल क्रोमोसोम टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओनली chromosome to the site of fertilization. It must travel a relatively long distance and is small, efficient and highly streamlined. अब यहाँ जो मेल गैमेट है वो काफी डिस्टेंस तय करता है, बिकॉज जस्ट ए मिनट, ये काफी डिस्टेंस उसको तय करना पड़ता है, बिकॉज जो डिपोजिशन हुआ है स्पर्म का वो इस एरिया में, वेजिनल रीजन में, वेजिना में स्पर्म का डिपोजिशन हुआ है। अब इसको वेजिना से मूव करते 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 यूट्रस होते हुए, मतलब वेजिना से सर्विक्स, सर्विक्स से फिर यूट्रस होते हुए ये एम्पुलरी रीजन में आएगा, जो कि एम्पुलर और इस्थमस का जो जंक्शन है उसके बाद में जाके उस जगह पे फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है। मैं थोड़ा से जूम कर रहा हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। मतलब ये पूरा डिस्टेंस तय करके जब यहाँ पे आएगा तो एम्पुलरी रीजन में, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होना है, इतना दूरी तय करना है मेल गैमेट को। यहाँ पर फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हाँ, उधर से फीमेल गैमेट भी एग से, ओवरी से जो रिलीज हुआ है वहां से आ रहा है। सो ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस इसे तय करना है। ये काफी स्मॉल इन साइज होता है। अभी तो साइज बता, ये है मेल गैमेट स्पर्म और ये है फीमेल गैमेट, इतना का डिफरेंस हुआ करता है। और इफिशिएंट होता है और हाईली स्ट्रीमलाइन, इसका बॉडी स्ट्रक्चर हाईली स्ट्रीमलाइन हुआ करता है। ठीक है, तो अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? फीमेल गैमेट मस्ट प्रोवाइड ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सारा चीज, सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स, नरिशमेंट एंड जेनेटिक प्रोग्रामिंग नेसेसरी टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर नियरली ए वीक आफ्टर कंसेप्शन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के साथ ही तो इम्प्लांटेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के साथ ही तो प्रेगनेंसी एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर कि प्लासेंटा जुड़ जाएगा और प्लासेंटा से न्यूट्रिशन आना स्टार्ट हो जाएगा। नो, तो फर्टिलाइजेशन हुआ लगभग इम्प्लांटेशन होने में, यूट्रस में एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांटेशन होने में 1 सप्ताह के समय लग जाता है, 1 वीक। तो 1 सप्ताह तक उसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल गैमेट से, मतलब एग या ओवम से उसको नरिशमेंट भी मिलना है। तो यहाँ पर नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स भी मिल रहा है और डीएनए भी दिया जा रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम लोग एग या ओवम या फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजर रोल अदा किया गया है। और अगर स्पर्म की बात करते हैं तो ओनली यहाँ पर क्रोमोसोम दिया गया है, बोले तो माइनर रोल पार्टिसिपेट किया है। इवन आफ्टर बर्थ के प्रेगनेंसी के टाइम में भी मेजर कंट्रीब्यूशन तो फीमेल का ही होता है। 9 महीने तक पेट में रखना है। अब माँ के पेट से ही, माँ के द्वारा ही खाना वगैरह जितना भी होता है ब्लड के थ्रू बेबी लिया करती है पेट के अंदर। जो उसका वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होता है वो भी उसी प्लासेंटा के थ्रू फीमेल्स बॉडी में ही होता है। एक तरह से अगर कहें तो ये बैक्टीरियोफाज, जो ह्यूमन बींग्स का जो जायगोट है, ह्यूमन बेबी, इसे बैक्टीरियोफाज से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी नरिशमेंट है और वेस्ट मटेरियल है, मतलब नरिशमेंट लेना और वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट करना, ये सबका सब फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब मदर के अंदर ही होता है। द वॉल्यूम ऑफ दिस गैमेट इज देयरफॉर मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। और इतना सारा काम जो फीमेल गैमेट के द्वारा जो होता है, इसीलिए उसका साइज बहुत बहुत ही बड़ा होता है मेल गैमेट की अपेक्षा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर कहीं पर समझ में नहीं आए तो बीच में पूछ दो। और इसके अलावा भी स्पेशल क्लास होगा, जो डिगबोई के हो, जो डिगबोई में ही हो, वो संडे के दिन स्पेशल टाइम हुआ करता है, आके डायरेक्टली आमने सामने भी पूछ सकोगे। और जो आउट ऑफ डिगबोई है उसके लिए जूम मीटिंग होगा, वो जूम मीटिंग के थ्रू भी, जूम या गूगल मीटिंग, तो उसके थ्रू भी जवाब दे पाओगे। और हमारा जो ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप है, जो फैसिलिटी हो उसके द्वारा, तो हमारा ई ज्ञान ऐप के थ्रू भी जूम मीटिंग के डिजाइन का ही हुआ करता है। ठीक है, प्रोनिता उपाध्याय जूम मीटिंग 1-2 दिन के अंदर करेंगे। और अगर यहाँ पर आना है, मेरे घर पे अगर आ सकते हो, मतलब जिसमें लॉकडाउन नहीं रहता 11 बजे के पहले, तो संडे के दिन आ सकते हो। ठीक है, संडे के दिन डायरेक्टली आके पूछ सकते हो।
ओके, कमिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल गैमेट में, तो ओवुलेशन रिलीजेज ए सेकेंडरी oocyte सस्पेंडेड इन द मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस मेटाफेज स्टेज, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है फीमेल गैमेट में ही। कब ये रिलीज कब होता है, ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन रिलीज ए सेकेंडरी oocyte सस्पेंडेड इन मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। ये कई बार नीट के एग्जाम में भी आया है, और पहले नीट का एग्जाम जो ऑल इंडिया कंबाइंड एग्जाम होना है वो कुछ दिन से होने लगा है, लेकिन पहले क्या था कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल असम का अलग होता था, दिल्ली का अलग होता था, एम्स का एग्जाम अलग हुआ करता था, अब सबको कंबाइंड कर दिया है। तो सबका कंबाइंड कर दिया। तो पहले ये बहुत सारे स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग द ओवुलेशन द स्टेज वाज, मतलब सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में था, और ये होगा मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। ओके, एट फर्टिलाइजेशन द डायमीटर ऑफ सेकेंडरी oocyte इज मोर देन द ट्वाइस द इंटायर लेंथ ऑफ द स्पर्मेटोजोवन। मतलब इसका जो लंबाई जितना होता है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा हुआ करता है, डबल से भी ज्यादा हुआ करता है गैमेट का, फीमेल गैमेट का। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इवन मोर स्ट्राइकिंग, अप्रोक्सीमेटली 2000:1। मतलब अगर मेल गैमेट, मतलब स्पर्म की अगर साइज अगर 1 मानते हैं, सॉरी 2000 है स्पर्म का और एग का 1, मतलब एग पे 2000, इतना साइज में डिफरेंस हुआ करता है दोनों के बीच में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ मेल गैमेट। अब ये प्रिपरेशन ऑफ मेल गैमेट क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ मेल गैमेट? इसके लिए कुछ एक स्पेशल टर्म यूज होता है, ठीक है? तो उस प्रिपरेशन ऑफ मेल गैमेट का क्या टर्म आता है, बताओगे कोई? नाम क्या है उस टर्म का? स्टडी किए होगे जरूर, डेफिनेटली। कोई नाम बता दो उस टर्म का, क्या होगा? चलो मैं बता देता हूं, आगे चल के टर्म आएगा कैपेसिटेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट डायरेक्टली वहां से नहीं होता, मेल गैमेट में काफी प्रिपरेशन होना होता है। तो क्या होता है प्रिपरेशन में? The spermatozoa deposited in vagina are already motile as a result of contact with the secretion of seminal glands। मतलब यहाँ पर जो वेजिना में इसका डिपोजिशन हुआ था, इस जगह पे स्पर्म का डिपोजिशन हुआ वेजिना में, इस पोर्शन पे। तो यहाँ पर जो स्पर्म का जो डिपोजिशन हुआ था ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसमें सेमाइनल वेसिकल से सेमाइनल फ्लूइड आया था, उसमें मिक्स था ये। तो लेकिन यहाँ पर मोटाइल तो होता है, मेल गैमेट मोटाइल तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होता कि वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर सके। मतलब है कि अगर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से मियोसिस, यामल को बोल रहा है मियोसिस, अगर यहाँ से डायरेक्टली स्पर्म को लेके और ओवम के पास में ले जाया जाए तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर कई सारा प्रोसेस से होके उसको गुजरना होता है, कई सारा उसका जो कवर है, कवर वहां पे हटेगा, उसके साथ में कई सारा प्रोटीनियस कवर वगैरह जुटेगा, कई सारा इसमें चेंजिंग आएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, तब जाके ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लायक होगा। और बोले तो ये यहाँ से वेजिना से मूव करता हुआ ये एम्पुलरी रीजन में आएगा, और इस बीच में इसके ऊपर कई सारा फैक्टर्स एक्ट करेगा, तब जाके इसमें कैपेसिटी होगी ओवम को फर्टिलाइज करने की, जिस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन, राइट? इसी प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। द स्पर्मेटोजोआ हाउएवर कैन नॉट अकॉम्प्लिश फर्टिलाइजेशन अंटिल दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू कंडीशंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब है कि जब तक कि वो सेम कंडीशन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का होता है, मतलब वेजिना, सर्विक्स, यूट्रस एंड देन एम्पुला, वो सब का जो कंडीशन होता है, अगर सेम टू सेम कंडीशन जब तक कि नहीं लाया जाए तब तक उसमें कैपेसिटी नहीं होगा फर्टिलाइज करने की। अब ये सवाल आता है कि ये होता कैसे? लेकिन तुम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुने होंगे, IVF। अगर मान लो तुम लोगों में से ऐसे अगर डॉक्टर बनेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो कि गायनिकोलॉजिस्ट बनेगा, है ना? तो गायनिकोलॉजिस्ट बनेगा तो हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़े, हो सकता है नहीं जरूरत पड़ेगा। अभी के टाइम में इनफर्टिलिटी का केस ज्यादा होता है, इसीलिए IVF का डिमांड ज्यादा बढ़ गया और रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के पास ले आओगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाओगे, नहीं होने वाला। तो जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो कंपोजिशन होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, सेम कंपोजिशन सेम इन्वायरमेंट अगर कल्चर मीडियम में दोगे, तब जाके
जाके उसमें कैपेसिटेशन होगा स्पर्म में, और उस कैपेसिटेशन के बाद वो फ्यूज कर सकेगा और रिप्रोडक्शन कर सकेगा। लेट अस मूव। तो अब बताए क्या कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जहां पर होगा, तो जब तक कि सेम टू सेम इन्वायरमेंट और सेम टू सेम कंडीशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। डन, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेम में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होना है। गुड इवनिंग बोरोखुन और कविता। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये बताए थे, बार बार बताए, लास्ट क्लास में भी बताए थे कि फर्टिलाइजेशन जो होगा ये एम्पुलरी रीजन में होना है। ठीक है, तो यहां से जैसे एग रिलीज हुआ ये मूव करता हुआ जाएगा और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजिना में डिपॉजिट हुआ स्पर्म, ये मूव करता हुआ इसी दौरान में कैपेसिटेशन भी होगा और मूव करता हुआ इस जगह पे जाके यहाँ पर एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन typically occurs near the junction between the ampulla and the isthmus of the uterine tube। मतलब जो isthmus और एम्पुला का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, उस जगह पे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है। हम यहाँ बोल रहे हैं टिपिकली या नॉर्मली, हमेशा नहीं। कई बार क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये एग यहाँ तक आया हुआ नहीं रहता और स्पर्म यहाँ से मूव करता 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 बॉडी कैविटी में चला जाता है। बॉडी कैविटी में चला जाता है और वहीं पर एग भी रिलीज होता है। जब एक ओवरी से एग रिलीज होता है तो डायरेक्टली वो फिमरी में नहीं चला जाता, डायरेक्टली वो एम्पुलरी रीजन में नहीं चला जाता कि फिमरी उसको पकड़ ले, तो वो डायरेक्टली गिरता है कहां पे, बॉडी कैविटी में, और बॉडी कैविटी से वो मूव करता है, फिर उसे फिमरी कैच करता है और वो जाके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। तो अब सवाल आता है कि कई बार क्या होता है कि ये स्पर्म मूव करता 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 बॉडी कैविटी में चला जाता है। ओके, लेट अस मूव। तो अब यहां पर इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होना है, तो यहां पर क्या है, तो कई बार क्या होता है यहां पर फर्टिलाइजेशन ना होके, मतलब इस जगह पे फर्टिलाइजेशन ना होके स्पर्म चला गया बॉडी कैविटी में और वहीं पर फर्टिलाइज करता है। लास्ट क्लास में भी बताए थे। अब ये बॉडी कैविटी में फर्टिलाइज होने का परिणाम क्या होता है कि बॉडी कैविटी में फर्टिलाइज हुआ तो उसी जगह पे ये इम्प्लांटेशन भी होता है। तो इम्प्लांटेशन वहां पर कहां पे होगा, जो सबसे वेस्कुलर एरिया होगा, और वहां पर सबसे वेस्कुलर एरिया होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो कि काफी फेटल होता है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्या होता है, पेशेंट बच जाता है, अदरवाइज वहां पर डेथ ही होता है। सर्जरी के द्वारा भी उसको निकालना मुश्किल होता है, जो कि, और कई बार क्या होता है इसी जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन होता है, जिसका कि कल के दिन हम सर्जरी दिखलाए थे। नहीं, शाम को 7 बजे 7 PM में क्लास होगा, 7 PM से लेके 8 PM तक। ठीक है, 7 से लेके 8 बजे तक कल शाम को क्लास होगा, शाम को। सुबह में क्लास के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अपोज किए थे कि सुबह में प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारा ऑनलाइन क्लास चलते रहता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सुबह में 7 बजे से रेडी नहीं हुआ, इसलिए शाम को 7 बजे से। ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे तो बताए थे और इसका ऑपरेशन भी बताए थे। 2 प्रकार का ऑपरेशन बताए थे यहाँ रिमूव करने का। एक तो था लेप्रोस्कोपी व्यू के द्वारा, लेप्रोस्कोपिक मेथड, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में कैमरा सीजर सब कुछ लगा हुआ रहता है। वीडियो दिखलाए थे कल के दिन में, और अगर नहीं देखे हो तो कल का क्लास देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग था। और ये जोश लाने के लिए सफिशियंट होता है, बिकॉज जब तक कि अपने में जोश नहीं आएगा कि किस तरीके से पढ़ाई होना है, तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। ओके, लेट अस मूव। तो अब आगे है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में ही फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन एम्पुला ऑफ यूटेराइन दैट इज फैलोपियन ट्यूब विदिन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। मतलब जिस समय ओवुलेशन हुआ एग का, जिस समय रिलीज हुआ ओवरी से, उसके 12 से 24 घंटे के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो जाना है, बिकॉज 24 घंटा ही लाइफ होता है। मतलब जो एग होता है वो जिंदा रहता है 24 घंटे तक, उसके बाद भी जिंदा रह सकता है एग, लेकिन वो वायबल नहीं होता, मतलब फर्टिलिटी उसमें नहीं होता, वो खत्म हो जाया करता है। तो इसीलिए 24 घंटे, 12 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर। अब यहाँ पर 12 से 24 घंटा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे अभी जस्ट फिर से देख लो एक बार, जो स्पर्म का रिलीज यहाँ पर हुआ और इसको मूव करते हुए यहाँ तक आना है, इसमें समय लगेगा ना उसको मूव करने में। अब देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ,
इतना सा एरिया है, इसको मूव करता हुआ इस बीच में कई सारा बाधा आएगा, कैपेसिटेशन होना है स्पर्म में, तो ये वहां तक मूव करता हुआ जब तक नहीं जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो इसमें समय लगेगा और इसको मूव करने में लगभग 7 घंटा, मतलब मिनिमम 7 घंटा उसको वहां तक लग जाता है। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं, इसीलिए बोल रहे हैं 12 से 24 घंटा। और कई बार होता है खो भी जाता है, बहुत सारा मरते रहता है स्पर्म। आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म एक बार में रिलीज होता है ड्यूरिंग द कोपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होता है, जो कि मैक्सिमम मर जाता है और फर्टिलाइज करने में ओवम से मिलने में ओनली 1 स्पर्म सक्सेसफुल हो पाता है। ओके, स्पर्म कैन रिमेन वायबल अप टू 72 आवर्स। देख रहे हो, मतलब स्पर्म, ओवम या एग ओनली 24 आवर्स तक रह सकता है और स्पर्म जो है 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है डिपोजिशन के बाद, जब वो डिपोजिट हो गया तो। इन द वेजिना ऑल्दो द सेकेंडरी oocyte इज वायबल फॉर ओनली अबाउट 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। मतलब ये जो अभी बोले थे, मतलब ओवुलेशन से 24 आवर्स तक ही वो वायबल है। जिंदा रह भी गया अगर तो वायबल नहीं होगा, मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फर्टिलाइजेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन पीरियड में thus pregnancy is most likely to occur if intercourse takes place during a 3-day window from 2 days before ovulation to 1 day after ovulation। मतलब है क्या कि यहाँ पर देखो 2 केस हुआ है। मैं ब्लैक स्क्रीन ला रहा हूँ, ओके, नहीं तो यहाँ पर बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ब्लैक स्क्रीन। स्पर्म कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 72 आवर्स, मतलब 3 डेज। और ओवम जो है, जो एग रिलीज हुआ है वो 24 आवर्स, मतलब 1 दिन तक ही जिंदा रहेगा, मतलब 1 डेज। तो फर्टिलाइजेशन कब से कब तक होगा? मतलब अगर 3 दिन पहले भी अगर एग रिलीज हो गया है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, तो अगर 3 दिन पहले 3 दिन तक स्पर्म को जिंदा रहना है, मतलब 2 दिन पहले जैसे ओवुलेशन हो रहा है, कितना दिन ओवुलेशन पीरियड जितना दिन का होता है उतना दिन -14 पीरियड -14 डेज बोले तो अगर किसी का पीरियड 28 दिन का है, किसी का पीरियड अगर 28 दिन का है तो 28 - 14 इक्वल टू 14th डे, 14वां दिन ओवुलेशन होगा। तो 14वां दिन ओवुलेशन होना है तो 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है। तो बोले तो 2 दिन पहले भी रिलीज हुआ है तो फर्टिलाइज कर देगा, मतलब 14th है तो इससे 2 माइनस कर दो, -2 और +1 कर दो, क्योंकि 1 दिन बाद तक 24 घंटे तक ये जिंदा रहेगा ओवम। तो यहाँ पर -2 से +1 दोनों मिलाओगे तो हो जाएगा 3 डेज विंडो। मतलब इस तीनों दिन में फर्टिलाइजेशन होने की ज्यादा संभावना है। अब ये मैकेनिकल मशीन तो है नहीं कि 14वां दिन एग रिलीज हुआ है तो उसी दिन फर्टिलाइजेशन कंफर्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये आगे पीछे हल्का फल्का होते रहता है। बिल्कुल 72 आवर्स बिल्कुल, तो ये आगे पीछे होते रहता है और इसी समय होता है। इस समय में मतलब 3 डे विंडोज में मैक्सिमम चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने का। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखते हैं। ऑफ अबाउट 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म introduced into the vagina, fewer than 2 million, that is 1%, reach the cervix of the uterus and only about 200 to 250 reach the secondary oocyte। मतलब लगभग 200 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट हुआ है वेजिना में ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उस 200 मिलियन में से सिर्फ 1%, मतलब ओनली 2 मिलियन स्पर्म ही सर्विक्स को पार कर सकता है। बिकॉज तुम लोग को लास्ट क्लास में जिसमें फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स देखे थे, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स देखे थे, वहां पर तुम लोग को बताए थे कि यहाँ पर हाईली थिक म्यूकस हुआ करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ करता है, वहां का इन्वायरमेंट काफी एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, और भी कई सारा वहां पर बैक्टीरियाज हुआ करता है, माइक्रोफेजेज होता है जो कुछ को इनगल्फ कर लिया जाता है। मतलब 200 मिलियन में से सिर्फ 2 मिलियन ही स्पर्म बचता है जो कि सर्विक्स को क्रॉस करता है। अब उस 2 मिलियन में से ओनली 200 से 250 ही सेकेंडरी उस साइड तक जा पाता है, क्योंकि उसके बीच में भी कई सारा मर जाता है।
दम तोड़ देता है, बेचारे के पास एनर्जी तो अपना होता नहीं है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो एनर्जी फ्रुक्टोज वगैरह है, एनर्जी है, उसी को एनर्जी यूज करता है। तो अपना कुछ है ही नहीं, ऊपर से इतना ज़्यादा मोटाइल, इतना सारा दूरी तय करना है, कैपेसिटेशन होना, इस पे ऊपर एसिड अटैक होना है, इतना सारा में कहाँ से जिंदा रहेगा। सिर्फ 200 से 250 ही जा पाता है, बाकी सब दम तोड़ देता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया? वेजिनल बैक्टीरिया आगे हम लोग जिसमें देख रहे थे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, उसमें हम लोग देखे थे। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है। तुम लोग क्लास जो रेगुलर नहीं रहते इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है प्रोनीता, पीछे का क्लास में और भी सिर्फ बैक्टीरिया नहीं और भी बहुत सारा चीज बताए हुए थे, तो तुम लोग पीछे का क्लास को देख लेना। तुम लोग देखे हुए नहीं हो पिछले का क्लास, सिर्फ बोलते हो कि क्लास देख लिए हो, लेकिन तुम लोग देखे नहीं हो। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन में होता है दो प्रकार से, एक होता है कि बीटिंग ऑफ फ्लेजला, फ्लेजला जो है उसमें लगा वो बीट करता है। दूसरा है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस का वाल है इस पर, इसमें भी हम तुम लोगों को बताए थे, इसमें भी तुम लोग को बताए थे कि ये किस मसल का बना हुआ रहता है। लास्ट क्लास मतलब कल के दिन ही ये बताए थे, जो कि तुम लोग क्लास भी अटेंड नहीं किए प्लस वीडियो भी नहीं देखे, मतलब रिकॉर्डेड भी नहीं देखे। तो प्लीज तुम लोग देख लेना सभी को, क्योंकि बहुत दिन, ये 7वां क्लास है, मतलब ऑलरेडी 6 क्लास हो चुका है। प्रत्येक दिन 1 घंटा से ज्यादा का क्लास हुआ करता है, लगभग 1 घंटा का क्लास होता है। तो 7 क्लास क्रॉस कर गया तो समझ सकते हो कि तुम्हारा कितना ज्यादा छूट गया होगा। तो वो सबको देख लेना, ये अलग अलग प्रकार का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट टॉपिक है नीट का, नीट के लिए। और इवन सिर्फ नीट नहीं, तुम लोग का जो 12th का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसका भी फेवरेट टॉपिक है, उसमें भी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स का बना रहता है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो भी यहाँ पर स्पर्म में ट्रांसपोर्टेशन मतलब मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद सिलिएटेड सेल्स ऑफ इंड्रोमेट्रियम, जो इंड्रोमेट्रियम है उसमें जो सिलिएटेड सेल्स लगा हुआ रहता है वो भी इसमें मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मूवमेंट करवाता है। ठीक है, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन में ए स्पर्मेटोजुअन कैन प्रोपेल itself at speed of only about 34 micrometer per second, roughly equivalent to 12.5 सेंटीमीटर पर आवर। सिर्फ 12.5 सेंटीमीटर पर आवर के रफ्तार से ही स्पर्म मूव कर सकता है। ठीक है, सो इन थ्योरी इट शुड टेक स्पर्मेटोजोआ सेवरल आवर्स टू रीच द अपर पोर्शंस ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। इसीलिए अगर सिंपली स्पर्म की मोटिलिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं, सिंपली स्पर्म के मोटिलिटी को अगर हम बेस बनाते हैं तो घंटों लग जाएगा उसको एम्पुला तक पहुंचने में या एग या ओवम तक पहुंचने में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, फिर क्या होता है, तो the actual passage time however ranges from 2 hours to a little as 30 minutes। तो वहां पर पहुंचने में उसको या तो 2 घंटा या 30 मिनट ही लगता है, मतलब मिनिमम 30 मिनट और 2 घंटा होते होते वहां पर पहुंच जाता है, मतलब घंटों नहीं लगता, कुछ ही देर में पहुंच जाता है। तो ये होता कैसे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मस्कुलेचर एंड सिलियरी करेंट्स इन द यूटेराइन ट्यूब हैव बीन सजेस्टेड as the likely mechanism for accelerating the movement of spermatozoa from vagina to the site of fertilization। मतलब यहाँ पर सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ये सारा जो होता है, मतलब उसमें जो फ्लेजला लगा हुआ है वो भी एक मूवमेंट देता है, टेल जो है, लेकिन उसमें घंटों लगेगा। ये सारा भी मूवमेंट उसमें सपोर्ट करता है, जिससे कि स्पर्म जल्दी से फर्टिलाइजेशन एरिया में पहुंच जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब क्या है, द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूट्रस एंड देन इनटू द यूटेराइन ट्यूब रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। मतलब ये जो वॉल बना हुआ है सर्विक्स का, यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब वगैरह का, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट हो रहा है इससे हेल्प मिलता है वहां तक जाने में, कहां पे, एम्पुलरी रीजन में, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होना है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन सीमेन आर बिलीव्ड टू स्टिमुलेट यूटेराइन मोटिलिटी एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स एंड टू एड इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म थ्रू द यूट्रस
एंड इनटू द यूटेराइन ट्यूब। अब यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ था विद द सीमेन, सीमेन में हम लोग जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो देखे थे, मेल सेक्स ऑर्गन, वहां पर देखे थे कंपोजिशन ऑफ द सीमेन, सीमेन का कंपोजिशन क्या होता है, तो वहां पर कुछ कंपोजिशन प्रोस्टाग्लैंडिन का भी होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट लाता है, कहां पे, सर्विक्स में, यूटेराइन, मतलब ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और उसके द्वारा हेल्प मिलता है स्पर्म को मूव करके अपने पोजीशन तक जाने में, जहां पर कि ये फर्टिलाइजेशन कर सकेगा। ठीक है, ए स्पर्मेटोजोन कैन प्रोपेल इटसेल्फ एट स्पीड ओनली अबाउट 34 माइक्रोन। ये तो हो गया ना, वही है, कुछ ही दूर 34 माइक्रोन पर सेकेंड ही जाता है, मतलब 12.5 सेंटीमीटर पर आवर ही जा सकेगा, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। 30 मिनट में या मैक्सिमम 2 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक है, ये भी हो गया है। इवन विद द ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट द पासेज इज नॉट इजी, और उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि स्पर्म में भी मोटिलिटी है उसका फ्लेजला के द्वारा, फ्लेजलरी मूवमेंट, प्लस यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है वेजिना में, सर्विक्स में, यूटेराइन मसल्स में, इंडोमेट्रियम में, उसके बावजूद भी, इतना हेल्प मिलने के बावजूद भी वो दूरी तय करना, मतलब एम्पुला तक पहुंचना, ओवम तक जाना इतना आसान चीज नहीं है। तभी तो 200 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 200 से 250 स्पर्म ही वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये अगर इतना डिफिकल्ट, इतना आसान होता तो 200 मिलियन में से कम 100 मिलियन, 100 मिलियन तो वहां पर पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो जो दूरी है ना वो काफी कष्टदायक है उसके लिए। बोले तो एसिड अटैक वगैरह होने वाला है उसके ऊपर, काफी से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा, बहुत सारा। तो क्या होता है, जो फ्लेजलरी मूवमेंट होता है ना, या जो वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया वगैरह होता है, जो उसमें इस मोशन प्रोवाइड करता है, बहुत तो उसमें भी अटक के मर जाता है। बहुत सारा जो वहां पर फैगोसाइटिक सेल है, सोचो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में या फंगल इन्फेक्शन होता है, तो हमारा फैगोसाइटिक सेल उसे मार देता है, ऊपर से मिलियंस ऑफ स्पर्म आया, क्या उसको जिंदा छोड़ेगा, उसको भी डेफिनेटली मारता है, और उसी का परिणाम होता है ये तहस नहस होता है। 200 मिलियन में से सिर्फ 200 बचता है। In general, a male with a sperm count below 20 million per millimeter is functionally sterile because too few spermatozoa survive to reach and fertilize an oocyte. अगर 20 मिलियन पर मिलीमीटर से कम है स्पर्म काउंट, अगर 20 मिलियन पर मिलीमीटर से स्पर्म काउंट कम है किसी के सीमेन में, तो उस मेल को स्टेराइल कहा जाता है। अगर सही ढंग से देखें तो फीमेल का अपेक्षा मेल में ज्यादा स्टेरिलिटी पाया जाता है, और इसी के कारण कई सारा फैक्टर है। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उसके लिए एक अलग से टर्म आता है ओलिगो स्पर्मिया, और भी कई सारा टर्म आता है। हम लोग जब आएंगे उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर 20 मिलियंस में से अगर कम है, 20 मिलियन पर मिलीमीटर से कम है, तो स्टेराइल होता है, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाएगा ना। 200 मिलियन होना है, जिसमें से कि 2 मिलियन जाएगा, तो इतना कम नंबर में वो एक तरह से स्टेराइल होता है। तो कई सारा इसका कारण है, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उसको देखेंगे। ठीक है, ओके। While it is true that only one spermatozoon fertilizes an oocyte, मतलब ये सही है कि सिर्फ एक ही oocyte, एक ही स्पर्म oocyte को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन स्पर्मेटोजोआ कई सारा चाहिए इस ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। क्योंकि जैसे मान लो ये ओवम है, तो इसके ऊपर जोना पेलुसिडा है, फिर कोरोना रेडियाटा है, कई सारा वाल है जिसको कि तोड़ना है, तोड़ते हुए जाना है, और स्पर्म के पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कैप लगा हुआ है, टोपी, एक्रोसोम जिसे कहते हैं। तो ये मूव करता हुआ जाएगा, ऊपर से इतना छोटा स्ट्रक्चर, अगर 1 या 2 स्पर्म चला जाए फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारा इंजाइम चाहिए, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो उसके लिए कई सारा स्पर्म की जरूरत पड़ता है, और तब जाके उसमें से कई सारों में से सिर्फ एक स्पर्म का डीएनए या क्रोमोसोम इंटर कर पाता है उस साइट में, बाकी तो सब बाहर में ही दम तोड़ता है, कोशिश करके हार जाता है। यही यहाँ पर कंडीशन होता है। मतलब अगर कुछ रहे, इसीलिए तो बोले ना कि अगर 20 मिलियन से कम है स्पर्म काउंट तो वो स्टेराइल हो जाएगा, वो नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, उसके क्या है, स्पर्म दैट रीचेस द विसिनिटी ऑफ oocyte विद इन
minutes after ejaculation are not capable of fertilizing it until above 7 hours later। मतलब है क्या कि जो जल्दी से, जैसे बोले ना कि 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक में भी पहुंचता है, तो जो जितना जल्दी स्पर्म वहां पर पहुंच जाएगा स्पर्म उस साइड तक, वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब यहां पर क्या है, इस केस में, फर्टिलाइजेशन के केस में, पार्टिकुलरली इन ह्यूमन बींग्स, जो पहले पहुंचेगा सबसे पहले ला तो वही खाएगा, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा। जो 7 घंटे के आसपास में पहुंचा है या इवन उससे भी बाद में जो पहुंचा है वो फर्टिलाइज कर पाएगा, लंगड़ा घोड़ा। During this time, in the female reproductive tract, mostly in the uterine tube, sperm undergo capacitation। तो जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, बोले तो आधा घंटा से भी ज्यादा जिसको टाइम लग रहा है, तो इसी पीरियड में उसके ऊपर कई सारा एक्शन होगा जो बताए थे, बैक्टीरियल वगैरह होगा, एसिड अटैक वगैरह होगा, और भी बहुत कुछ होगा। उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, कुछ उसके स्किन पर से मतलब उसके सेल का कवर हट जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा उसके ऊपर जुटेगा, और वो सब कुछ मिला के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा। ठीक है, मतलब तब जाके उसमें कैपेसिटेशन हो पाएगा, और वो इतना कैपेसिटी उसमें हो पाएगा, इतना एबल हो पाएगा कि वो फर्टिलाइज कर सके। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटेशन, डिटेल में देखते हैं, जो अभी हम लोग बार बार बोल रहे हैं कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन। इट इज, अब इसको लैंग्वेज के रूप में जानना जरूरी है कि क्या होता है। अगर मान लो कैपेसिटेशन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तब तो लिखना पड़ेगा ना, या मान लो अगर किसी को बताना पड़ जाए तब तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है, इट इज ए सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेस दैट कॉजेज द स्पर्म टेल टू बीट इवन मोर विगरसली एंड प्रिपेयर इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फ्यूज विद द oocytes प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसका जो टेल है ना, बहुत ज्यादा मूव करने का है, साथ ही साथ इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिक्स करना है। जैसे ये कवर है तो इस तरह से जाके मिलना है, तभी तो डीएनए का ट्रांसफर होगा। ड्यूरिंग कैपेसिटेशन sperm are acted upon by the secretions in the female reproductive tract that results in the removal of the cholesterol, glycoprotein and proteins from the plasma membrane around the head of the sperm। मतलब ये सारा चीज, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स, ये सारा चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और वही कह लेगा, तब जाके वहां पर कैपेसिटेशन होगा। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ पार्टिकुलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता। तो क्या होता है, पहला नंबर पेंट्रेशन ऑफ oocyte में जाके पेंट्रेट करता है, एंटर करता है। फिर होता है क्या, एक्टिवेशन ऑफ oocyte, और लास्टली एम्फीमिक्सिस। तो पेंट्रेशन में क्या है, स्पर्म जाके वहां एंटर करेगा, फिर एक्टिवेशन ऑफ oocyte, क्योंकि तुम लोग को बताए थे कि जिस समय ओवम रिलीज हुआ है, oocyte रिलीज हुआ है, ये उस समय सेकेंडरी oocyte स्टेज है। सेकेंडरी oocyte कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, मियोसिस का मेटाफेज सेकेंड स्टेज में वहां पर है। मतलब वो अभी कंप्लीट मैच्योर ओवम नहीं बना है, वहां पर मियोसिस कंप्लीट होना पड़ेगा। तो जब वहां पर पेंट्रेशन हो जाता है तब जाके वहां पर फिर से स्पर्म बोलता है भैया, अब भैया नहीं, जो भी है, भैया थोड़ी होगा, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, अच्छा जो भी है, अब कहता है कि अब मैं आ गया हूं, तुम अपना डिवीजन कंप्लीट करो, क्योंकि अब तो मैं तैयार हूं, है ना। तो अब वहां पर जाके मियोसिस कंप्लीट होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, चलो ये पिछले वाला वीडियो एक बार ठीक से देख लो। देखो यहाँ पर किस तरीके से, ये जो बाहर में देख रहे हो ना, ये कोरोना रेडियाटा का सेल्स है। सेल को हटाता हुआ कई सारा स्पर्म इसमें एंटर करेगा, देख रहे हो, कई सारा स्पर्म एंटर करेगा, लेकिन सबका डीएनए नहीं होगा, पॉलीस्पर्मी का केस नहीं होगा, बहुत सारा स्पर्म उसमें एंटर नहीं करेगा। तो सक्सेस करेगा ओनली वन स्पर्म ही, जिसका कि डीएनए मिक्स होगा फीमेल के डीएनए के साथ में। ठीक है, तो पेंट्रेशन ऑफ oocyte फर्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं। नो मैटर हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ स्लिप थ्रू द गैप इन द कोरोना रेडियाटा, ओनली ए सिंगल स्पर्मेटोजोन फर्टिलाइजेज एंड एक्टिवेट द oocyte। कितना भी क्यों ना उसको क्रॉस करके एंटर कर जाए, यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर कई सारा ऑलरेडी एंटर कर गया, कोरोना रेडियाटा को क्रॉस करके जोना पेल्यूसिडा तक पहुंच गया, लेकिन जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करके अपना डीएनए देने वाला सिर्फ एक ही स्पर्म होता है। ठीक है, तो दैट स्पर्मेटोजोन मस्ट हैव एन
इंटैक्ट एक्रोसोम, और कंडीशन ये भी है कि वही स्पर्मेटोजोआ उसको फर्टिलाइज कर सकेगा जिसका एक्रोसोम रहेगा उसके ऊपर इंटैक्ट, मतलब जुड़ा हुआ एक्रोसोम रहेगा। अगर बीच में उसके ऊपर एसिड अटैक वगैरह हुआ या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वगैरह लगा और उसका खत्म हो गया एक्रोसोम, तो वो गया काम से, वहां पर पहुंच के भी उसका कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड स्टेज है पेनिट्रेशन ऑफ oocyte। द फर्स्ट स्टेप इज द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोवन टू द स्पर्म रिसेप्टर्स इन द जोना पेलुसिडा, a thick envelope surrounding the oocyte। अब यहाँ पर जोना पेलुसिडा में जो जाके बाइंड करता है स्पर्मेटोजोवन, और वो कहां पर बाइंड करता है, उसका रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। स्पर्मेटोजोआ मतलब जोना पेलुसिडा के ऊपर रिसेप्टर कब प्रेजेंट रहता है, उससे जब जाके उसका कवर कर लेता है तब थिक एनवेलप सराउंडिंग द oocyte का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, दिस बाइंडिंग ट्रिगर्स द रप्चर ऑफ द एक्रोसोम। तो जैसे ही बाइंडिंग होता है तो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो टूट जाता है, डायरेक्टली वहां पर टूट जाता है। और उसका बाद क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोर इन द एक्रोसोम, दैट इज एक्रोसोम रिएक्शन। और वहां पर टूटने के बाद क्या होता है, वहां पर एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, तो यहां पर पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिससे कि स्पर्म वहां से मतलब निकल के ओवम में जा पाएगा। यहां पर देख रहे हो एक्रोसोम इंटैक्ट है नहीं, यहां पर एक्रोसोम स्पर्म में जब उससे जाके बाइंड करेगा जोना पेलुसिडा के साथ में, तब यहां पर पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसका मटेरियल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और एक्रोसोम बाइंड, मतलब इसी रिएक्शन को एक्रोसोम रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे एक सिजेरियन डिलीवरी जो बताए थे तुम लोगों को स्टार्टिंग में जो वीडियो आ रहा था, सिजेरियन डिलीवरी मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये पेट चीर के बच्चे को निकाला जा रहा है। तो एक ब्यूटीफुल, ये नॉर्मली पहले के समय में क्या था कि जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ करता था उसी के लिए परमिटेड था सिजेरियन होने का, लेकिन अब तो फैशन हो गया, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और डिगोए वगैरह के, मतलब इधर की बात बोलें तो नॉर्मल का नाम भी बहुत कम लोग जानता है, ज़्यादातर लोग यही जानता है, ज़्यादातर सिजेरियन हो सकता है तुम लोगों में से मैक्सिमम का सिजेरियन के द्वारा ही जन्म हुआ होगा, लेकिन कंडीशन होता है कि नेचुरली क्या है, नॉर्मल। तो ऐसे तुम लोग भी इसके बारे में जानोगे जब डॉक्टर बनोगे, तो इसीलिए तो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं थोड़ा स्पेशल तरीके से, ताकि और अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारा डॉक्टर का डेथ भी हो रहा है कोरोना वॉरियर्स के रूप में, तो डॉक्टर्स की बेतहाशा कमी है। और गुड न्यूज ये भी है कि कई सारा मेडिकल कॉलेज में सीट भी बढ़ रहा है डॉक्टर का, मतलब मेडिकल कॉलेज में, तो तुम लोग का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर तैयारी कर लेते हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो जो तुम लोग में से चाहते हो कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो कल से कल नहीं तो परसों से हम शेड्यूल कर देंगे, तुम लोग देख लेना 9 बजे से 7 बजे से सेकेंड ईयर का क्लास होगा 12th का, और 9 बजे से फर्स्ट ईयर का 11 का क्लास स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर हम लोग इंतजार करेंगे कि एग्जाम होगा तब हम लोग पढ़ेंगे, तो अगले साल जून जुलाई में एग्जाम हो जाना है नीट का, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फर्स्ट ईयर का भी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो जो डॉक्टर बनने के लिए इंटरेस्टेड होगे उसमें अटेंड कर सकते हो क्लास को, ठीक है। ओके, लेट अस मूव। पेनिट्रेशन ऑफ oocyte जो सेकेंड स्टेज में है, तो क्या है, द हाइलुरिनिडेज एंड एक्रोसिन अनदर प्रोटोलिटिक एंजाइम देन डाइजेस्ट ए पाथ थ्रू द जोना पेलुसिडा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द oocyte। अब हाइलुरिनिडेज जो एक एंजाइम है और एक्रोसिन जो दूसरा एंजाइम है, मतलब और भी दूसरा प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो प्रेजेंट रहता है उस एक्रोसोम पे, मतलब स्पर्म के हेड पे, वो क्या करता है, एक रास्ता बना देता है oocyte में। जैसे मान लो ये oocyte है, यहाँ पर स्पर्म आके जुड़ा है, तो यहाँ पर होल बना देगा, ठीक है, एक सरफेस में जोना पेलुसिडा में होल बना देगा। व्हेन द स्पर्म कॉन्टेक्ट दैट सरफेस द स्पर्म एंड oocyte मेम्ब्रेन बिगिंस टू फ्यूज। तो जैसे ही यहाँ पर कॉन्टेक्ट होगा, ये मेम्ब्रेन यहाँ से फ्यूज होके जगह बन जाएगा, ठीक है। और ये जगह बनने का परिणाम क्या होगा, दिस स्टेप इज द ट्रिगर फॉर oocyte एक्टिवेशन। अभी तक oocyte शांत था, जैसे ही वहां पर गया ये oocyte एक्टिवेशन को ट्रिगर कर देगा। तो ट्रिगर में बताए थे वही जो उसका जो डिवीजन रुक गया था वो होगा। फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर ए स्पर्म सेल फर्स्ट मस्ट पेनिट्रेट फॉलोइंग लेयर्स। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म को जरूरी है कि ये सब लेयर को पास करना होगा। कौन कौन सा, ग्रानुलोसा लेयर का, ठीक है, ग्रानुलोसा लेयर को पूरा पास किया, नंबर 1, नंबर 2 कोरोना रेडियाटा, इसको भी क्रॉस कर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है जोना पेलुसिडा, द क्लियर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बिटवीन द कोरोना रेडियाटा एंड द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का मेम्ब्रेन स्पेस जो है उसे ही कहते हैं। ये सब को
क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तभी जाके फर्टिलाइज कर पाएगा। द एक्रोसोम ए हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स, मतलब कई सारे एंजाइम्स उसमें होता है। एक्रोसोमल एंजाइम्स एंड स्ट्रॉन्ग टेल मूवमेंट बाय द स्पर्म हेल्प इट पेनिट्रेट द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडियाटा एंड कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा, मतलब जो एंजाइम प्रेजेंट है और जो सिलियरी मूवमेंट हो रहा है वो हेल्प करता है उसको वहां तक पहुंचने में। अब यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स है, देखो ये यहाँ से आया, फिर इसको थोड़ा सा गया, थोड़ा सा गया, थोड़ा सा गया, और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ, मिक्सिंग हुआ, और इसके अंदर में स्पर्म का एंट्री हो गया। पूरा स्पर्म नहीं जाता, स्पर्म का ओनली न्यूक्लियस जाता है, फुल स्पर्म नहीं जाता। कुछ क्लासेस है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, मेमेलिया नहीं है, दूसरा है सी अर्चिन वगैरह में जाता है पूरा स्पर्म, लेकिन मेमेलिया में या ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट नहीं जाता, ओनली न्यूक्लियस जाता है। ठीक है, सो वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इन द जोना पेलुसिडा कॉल्ड ZP3 एक्ट एज स्पर्म रिसेप्टर। जो जोना पेलुसिडा के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसे ZP3 कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। ZP3 एक एंजाइम होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ, जो कि रिसेप्टर के रूप में काम करता है। इट्स बाइंडिंग टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द स्पर्म हेड triggers the acrosomal reaction, the release of content of the acrosome, मतलब यहाँ पर एक्रोजोमल रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंट्रेशन में देख लो, इस तरीके से पेंट्रेशन हुआ। नाउ पेंट्रेशन ऑफ ओसाइट में ही द एक्रोजोमल एंजाइम डाइजेस्ट ए पाथ थ्रू द जोना पेलुसिडा एज द लैसिंग स्पर्म टेल पुशेज द स्पर्म सेल ऑनवर्ड। अब वहां पर जो टेल लगा हुआ है वो सेल को इनवर्ड पुश कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ऑल्दो मेनी स्पर्म बाइंड टू ZP3, ऐसे बहुत सारा ZP3 को बाइंड करता है, लेकिन सिर्फ जो सबसे पहले स्पर्म वहां पर आके जुड़ा था ZP3 प्रोटीन से, वही एंटर कर पाएगा और उस साइट को फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है। नाउ कमिंग टू द oocyte एक्टिवेशन, जो लास्ट स्टेप में देखे थे। तो oocyte एक्टिवेशन में क्या क्या होगा? नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। ये रिसेप्शन कोन क्या होता है? जैसे ये मान लो ये oocyte है, तो ये oocyte के ऊपर में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब थोड़ा बल्जिंग आउट हो जाता है। दिख रहा है सभी को? चलो मैं दूसरा कलर से बना रहा हूं। जैसे ये है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा बल्जिंग आउट होता है और आगे की ओर निकल जाता है, जिससे कि हम लोग रिसेप्शन कोन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होता है, मतलब उसमें कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होने लगता है। थर्ड नंबर है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? जब मोर देन 1 स्पर्म फर्टिलाइज करे तो उस चीज को रोक देता है। सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री होता है, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, बाकी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो oocyte एक्टिवेशन में ही तो क्या है? oocyte एक्टिवेशन इन्वॉल्व्स, फिर से कलर बदलना पड़ेगा, इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द oocyte। यहाँ पर कई सारा, एक नहीं, ए सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। क्या क्या? द ट्रिगर फॉर द एक्टिवेशन इज कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड oocyte। जो दोनों का मेम्ब्रेन है, एक्टिवेशन साइट पे कॉन्टैक्ट होना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब वो होता है तभी जाके यहाँ पर एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। तो oocyte एक्टिवेशन देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। तो जो बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऊलेमा थोड़ा सा बाहर की ओर बल्जिंग आउट हो जाता है, और जो रिसेप्शन कोन इस तरीके का बनता है, उसी जगह से जाके ये स्पर्म जाके जुड़ता है और उसी जगह पे सेल मेम्ब्रेन टूटता है। जो देख रहे हो यहाँ पर सब जगह बल्जिंग नहीं हुआ, सिर्फ एक ही जगह पे बल्जिंग आउट हुआ है, सिर्फ एक ही जगह पे रिसेप्शन कोन बना है, सब जगह पे नहीं हुआ। और कहां पे? जो सबसे पहले स्पर्म जो जाके जुड़ा था जोना पेलुसिडा के साथ। अब मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, तो इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स दैट कॉजेज रैपिड इंक्रीज इन द सेल्स मेटाबॉलिक रेट, जहां पर कि सेल का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है इस के बाद। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ mRNA स्ट्रैंड दैट हैव बीन इनएक्टिवेटेड बाय स्पेशल प्रोटीन। अब वहां पर mRNA भी बहुत सारा प्रेजेंट है जो कि इनएक्टिवेट कर देता है। The mRNA strands are now activated, so protein synthesis accelerate rapidly। अब यहाँ पर mRNA एक्टिवेट हो गया, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिवेशन कहते हैं। तो अब क्या है? यहाँ पर प्रोटीन बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या अगला फेज क्या देखे थे? ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को रोकता है। तो कैसे? पॉलीस्पर्मी बता दिए हैं कि बहुत सारा स्पर्म को जब एंट्री हो जाता है तो उसे हम लोग पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ये 2 प्रकार से ब्लॉक करता है। कैसे कैसे? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बहुत फास्ट में रोकता है, और दूसरा है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और स्लो ब्लॉक लगाता है, लेकिन दोनों काम करता है एक साथ में। तो अब क्या होता है? पहले देखते हैं हम लोग फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो फास्ट में कैसे पॉलीस्पर्मी को रोकता है?
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज अकम्पेन्ड बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ द oocyte मेम्ब्रेन ड्यू टू एन इंक्रीज इन परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस। तो जैसे ही एक स्पर्म जाके जुड़ता है oocyte से, यहाँ पर सोडियम आयन का परमेबिलिटी बढ़ जाता है और जिसका परिणाम होता है क्या कि इफ्लक्स होने लगता है, बाहर में कैल्शियम आयन का कंपोजिशन ज्यादा होता है, बोले तो डीपोलराइजेशन हो जाता है। मतलब मान लो बाहर में 70, जैसे ये मान लो मेम्ब्रेन है तो बाहर में 70 था और अंदर में 20 था। ये जस्ट उल्टा होने के परिणाम से क्या होता है, डिपोलराइजेशन जब हो जाता है तो वो अटैच नहीं कर पाता और पॉलीस्पर्मी यहाँ पे रुक जाता है। आगे क्या है, एंट्री ऑफ सोडियम आयंस इन टर्न कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बता दिया अभी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रिलीज होता है। अब ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी में डिपोलराइजेशन ऑल्सो ट्रिगर्स द इंट्रासेल्युलर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। मतलब एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा प्लस इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन भी रिलीज होगा, जो कि स्टिमुलेट करेगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स फ्रॉम द oocyte। मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में जो oocyte है वो एक्टिवली वहां से एक्सोसाइटोसिस करेगा और उस एक्सोसाइटोसिस क्या करेगा, जो ZP3 प्रोटीन था उसको इनएक्टिव कर देगा, ZP3 जिससे कि स्पर्म आके अटैच करता था, नंबर 1। दूसरा, इंटायर जोना पेलुसिडा जो था उसको हार्ड कर देगा और हार्ड होने का परिणाम क्या होगा, स्पर्म अब वहां पर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब एक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, इट इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द oocyte मेम्ब्रेन। मतलब oocyte मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे में एक्सोसाइटोसिस होता है वेसिकल्स का, जो कि वहां पर प्रेजेंट होता है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द कॉर्टिकल रिएक्शंस। इसी ओके इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा, तो जोना पेलुसिडा को भी हार्डन कर देता है, जिसके कारण कि पॉलीस्पर्मी रुक जाता है, मतलब स्पर्म यहाँ पर नहीं जा सकता है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियस। तो प्रोन्यूक्लियस क्या होता है, आफ्टर oocyte एक्टिवेशन द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल रिमेनिंग विद इन द ओवम रीऑर्गेनाइज एज अ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या है, जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, मतलब फीमेल न्यूक्लियस जो था वो क्या था, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में रुका हुआ था ना, अब वहां पर डिवाइड होकर रीऑर्गेनाइज करेगा अपने आप में और सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज होगा और बन जाएगा वहां पर वो प्योर एक्टिव प्रोन्यूक्लियस, जहां से कि अब वो प्रोन्यूक्लियस रेडी है स्पर्मेटोजोआ को एक्सेप्ट करने के लिए। और इस कंडीशन में अब जब वो रेडी हो गया, oocyte भी एक्टिवेट हो गया, स्पर्म का भी क्रोमोसोम आ चुका है। वंस स्पर्म सेल एंटर ए सेकेंडरी oocyte, द oocyte फर्स्ट मस्ट कंप्लीट मियोसिस सेकेंड, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन आ चुका है उसको मियोसिस कंप्लीट करने के लिए। तो मियोसिस जैसे ही कंप्लीट हुआ, इट डिवाइड्स इनटू लार्ज ओवम ए स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी दैट फ्रेगमेंट्स एंड डिसइंटीग्रेट। मतलब जो सेकेंड पोलर बॉडी है फ्रेगमेंट होकर डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड द न्यूक्लियस इन द हेड ऑफ द स्पर्म डेवलप्स इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मेल स्पर्म में जो है मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल में फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और जब ये दोनों तैयार हो गया, प्रोन्यूक्लियस बन गया, देन होगा एम्फीमिक्सिस। मेल क्रोमोसोम 23 फीमेल क्रोमोसोम 23 आपस में मिक्स हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नॉट कॉल्ड जायगोट। अब जो फर्टिलाइजेशन हो गया उसे हम लोग कहेंगे जायगोट और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कंप्लीटेड। ठीक है, ये एम्फीमिक्सिस कंप्लीट हो गया हम लोग का और स्पाइंडल वगैरह फिर से रीअरेंज होगा। जो एन था मेल और एन था फीमेल दोनों मिल गया बन जाएगा 2n जायगोट और आगे का काम स्टार्ट, डिवीजन स्टार्ट। अब इसी जगह से एनर्जी आगे बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन में सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन आता है बोर्ड के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में आएगा। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, नॉर्मल कंडीशन जो अभी बोले कि n से 2n बन गया, मतलब रिस्टोर हो गया डिप्लॉयड कंडीशन। स्पर्म एंट्री स्टिमुलेट सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट इट्स मियोसिस अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड स्टेज। मतलब मेटाफेज सेकेंड स्टेज में जो रुक गया था मियोसिस वो फिर से कंप्लीट हो जाएगा एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जायगोट के बाद जैसे ये oocyte फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, फर्टिलाइजेशन में जायगोट बना, जायगोट के बाद फर्स्ट सिगमेंटेशन होगा जिसे हम लोग क्लीवेज बोलेंगे। सेकेंड डे ही 4 सेल स्टेज बन जाएगा, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब एम्पुला से जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे अब यूट्रस की तरफ मूव करना भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर 8 सेल स्टेज होगा, फिर मोरुला का फॉर्मेशन होगा जब वो 16 to 32 सेल स्टेज हो जाएगा।
और उसके बाद ये कहलाएगा, जब डे छठा होगा तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा, और छठा के बाद 7वां दिन या छठा दिन के बाद से वहां पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी कंप्लीटेड, मतलब कंसीविंग कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लीवेज, उसके बाद फिर गेस्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, या अगर कुछ सजेशन है तो बोल सकते हो। और अभी कौन कौन प्रेजेंट हो, क्लास कंप्लीट हुआ, अभी कौन कौन प्रेजेंट हो बता दो, अपना अपना कुछ बोल दो। जो प्रेजेंट हो हाथ खड़ा करो अभी। ऐसे बीच में भी देख रहे थे कौन कौन थे। हाँ, अरे जानते हैं, मैक्स भी जानते हैं, विराज हो तुम, पता है। और कोई? ओके, तो इतना ही स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो कल से और भी स्टूडेंट को शुरू से लेके लास्ट तक रहना है। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है। बीच बीच में स्पेशल क्लास करेंगे गूगल मीट या जूम मीट पे, तो अगर वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लोगे, बढ़िया से लिख के रख लोगे प्रत्येक चीज को अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है वो लोग को बोल देना कल से क्लास श्यामल गोगोई पीरियड के बारे में आगे बताएंगे। ऑलरेडी वो सब चीज हो चुका है, तुम पीछे का क्लास देख लो, पीछे का क्लास देख लो, तुम नहीं देखे हो इसीलिए आज पहला दिन आए तो कैसे होगा। ऑलरेडी 6 क्लास हो चुका है, आज 7वां क्लास है। ठीक है, तो ऑलरेडी 6 दिन हो चुका है। ये सारा चीज जो भी डिस्कस किए ना पीरियड के बारे में, वो डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद फिर से आएगा जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, तो वहां पर और भी चीज बढ़िया से बताएंगे। ठीक है श्यामल, और जिसका भी छूटा है, और पहले नंबर कोशिश करो पीछे का लेक्चर देख लेने का, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कल से हम लोग का 12th का क्लास, कलर बदल लेते हैं, कल से 12th का सेकेंड ईयर का क्लास कल से होगा 7 बजे से 7 PM टू 8 PM। ठीक है, ये तुम ही लोग का कहना था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का 6 बजे से क्लास होता है कहीं पे। ठीक है, तो कल से होगा। और 11th का क्लास होगा 9 बजे से, रात में 9 PM से लेके 10 PM तक, 9 PM टू 10 PM। तो जिसको जिसको नीट का तैयारी कर रहा है, चाहता है कि सारा चीज देखे, और ऐसे भी तुम लोग का क्लास उतना कंप्लीट नहीं हो पाया है 11 का, तो तुम लोग अगर चाहो, और चाहना क्या, पढ़ना ही है तो ये भी पढ़ो। और इसमें तो खैर तुम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, इसमें तो रहना सबको कंपलसरी है। ठीक है, तो 7 बजे में किसी को कोई प्रॉब्लम है 7 बजे के क्लास में, वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा मैग्निफिकेशन कम करके करना, वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा ही। या तो कोई दूसरा सिम ले लो, कोई दूसरा कंपनी का भी एक सिम ले लो, अगर जियो है तो जियो है तो एयरटेल या और कुछ भी ले लो, क्योंकि अभी 1-2 महीना और भी लॉकडाउन रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, तो इसीलिए पढ़ना तो जरूरी है ना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे से। कल शाम को 7 बजे से सेकेंड ईयर का क्लास, 12th का क्लास, और 9 बजे से फर्स्ट ईयर का क्लास। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।